Hello friends, today we are going to discuss about रसिया उक्रेन क्राइसिस। हाँ दोस्तों, हम लोग रसिया उक्रेन क्राइसिस के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये युद्ध अवश्यंभावी है? इज द वॉर इनएविटेबल? सो इसके जो छोटे छोटे पहलू हैं, नुआंसेस हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, रसिया उक्रेन क्राइसिस। एक और चीज़, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमने बहुत मेहनत से रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको इसके सभी पहलुओं के बारे में जानकारी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं रसिया उक्रेन क्राइसिस के बारे में। पहले उस बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करते हैं जिसमें कि ये क्राइसिस अराइज हुई है। तो दोस्तों, इसका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर छिपा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ 1945 में, तो उस समय वर्ल्ड दो पोल में डिवाइड हो गया, यानी इसको हम कहते हैं बाई पोलर वर्ल्ड, जहाँ पे कि एक पोल में सोशलिस्ट ब्लॉक है और दूसरे दूसरे पोल पर कैपिटलिस्ट ब्लॉक है। सोशलिस्ट ब्लॉक एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक। एक का लीडर यूएसएसआर और दूसरे ब्लॉक का लीडर यूएसए। तो इसी आइडियोलॉजिकल वॉर में हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टिल 1999 तक वर्ल्ड क्या है, आइडियोलॉजिकली दो हिस्से में डिवाइडेड रहती हैं और कई सारे इंस्टीट्यूशंस बने जो कि इस आइडियोलॉजिकल वॉर को प्रोपोगेट कर रहे हैं या अपने अपने आइडियोलॉजी को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत दो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की हम लोग बात करेंगे। एक है जिसे हम नाटो कहते हैं, वी कैन टॉक अबाउट नाटो। सो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बना। नाटो के रेस्पॉन्स में जो सोशलिस्ट ब्लॉक है उन्होंने वार्सो पैक्ट तैयार किया। सो नाटो के अंदर आप देखेंगे कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, जबकि यूएसएसआर ने वार्सो पैक्ट बनाया, जहाँ पे कि ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और रसिया इसमें शामिल था। तो इस आइडियोलॉजिकल वॉर का अंत 1991 में हुआ, जबकि रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो गया। यस, इन 1991 रसिया का विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया और वर्ल्ड के अंदर यूनिपोलैरिटी यानी एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हो जाती है। तो हमने बैकग्राउंड समझ लिया कि दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1991 तक, 1991 तक कोल्ड वॉर की स्थिति थी और 1991 में सोवियत ब्लॉक डिसइंटीग्रेट हो गया और रसिया सबसे बड़ी कंट्री के तौर पर इमर्ज हुआ और बाकी सभी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए। इसी क्रम में रसिया से अलग होने वाले देशों में यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ा रशियन फेडरेशन का स्टेट था उसका नाम है उक्रेन। उसी उक्रेन और रसिया के बीच आज ये क्राइसिस एमर्ज हुई है। तो इस बैकग्राउंड के बाद अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी करंट स्टैंड ऑफ है रसिया और उक्रेन के बीच, उसके क्या कारण है। आइए हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो बिगिनिंग ऑफ द करंट क्राइसिस बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। ऑन इन नवंबर 2013, नवंबर 2013 में जो उक्रेन के उस समय के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उन्होंने एक इकोनॉमिक डील को रिजेक्ट कर दिया और ये डील था उक्रेन का यूरोपियन यूनियन के साथ बेहतर आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना। सो दिस डील वाज अबाउट ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप विद द यूरोपियन यूनियन। ऐसा माना जाता है कि जो उक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, वो प्रो रशियन थे और इसीलिए उन्होंने इस डील को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इस डील के जो प्रोपोनेंट थे, जो सपोर्टर थे, उन्होंने इसके रिजेक्ट होने के बाद रसिया के अंदर एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसे कि मैडन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो फाइनली इस डिसीजन से
यूक्रेन के अंदर एक बड़ा अनरेस्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया और फाइनली उस रेवोल्यूशन की वजह से जो यांकोविच हैं उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और कंट्री भी छोड़ना पड़ा. सो दैट वाज द सिचुएशन एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्राइसिस एक्चुअली. जैसे ही विक्टर यांकोविच यूक्रेन छोड़कर निकलते हैं वैसे ही विद इन यूक्रेन के अंदर वैसे क्षेत्र जहाँ पे कि रशियन समर्थक लोग थे, यानी रशियन ओरिजिन के लोग या रशियन स्पीकिंग लोग थे, खास करके पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन्स ऑफ द यूक्रेन, वहाँ पे क्या है, प्रोटेस्ट शुरू हो गए क्योंकि ये लोग विक्टर यांकोविच को सपोर्ट करते थे. और ऐसी स्थिति में एक सिविल वॉर की स्थिति क्रिएट हो गई और उस सिविल वॉर की स्थिति में रसिया ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके जो अनरेस्ट वाले एरिया थे वहाँ पे पीस रिस्टोर करने की कोशिश की. और उसी क्रम में रसिया ने क्रीमिया को, जो कि यूक्रेन के कब्जे वाला क्षेत्र था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उसको एनेक्स कर लिया. सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द क्राइसिस. कहने का मतलब है कि यूरोप के अंदर अभी जब यूक्रेन ने कोशिश की कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ बेहतर इकोनॉमिक टाइज इस्टेब्लिश करे और इससे ये क्राइसिस की शुरुआत होती है और उसी की वजह से एक वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ, मैडन रिवोल्यूशन, जैसे कि इंग्लिश में रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी यानी सम्मान का आंदोलन भी कहा गया आंदोलनकारियों के द्वारा. और फाइनली उसकी वजह से जो उस समय के रशियन प्रेसिडेंट थे विक्टर यांकोविच, उनको कंट्री छोड़कर निकलना पड़ा और इससे रसिया ने वहाँ पे पीस और ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए इंटरवीन किया और फाइनली इसका रिजल्ट क्या हुआ, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया गया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था. इसके बाद यूरोप के बाकी देश भी इसमें सक्रिय हो जाते हैं, अमेरिका सक्रिय हो गया और फाइनली बातचीत करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया जिसको कहते हैं हम नॉर्मैंडी फॉर्मेट. नॉर्मैंडी फॉर्मेट बेसिकली 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें कि मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रसिया है. और इन्होंने क्रीमिया क्राइसिस के बाद जो टेंशन थी वहाँ पे उसको डिफ्यूज़ करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया. इन 2014 नॉर्मैंडी फॉर्मेट मेंबर्स एस्टैब्लिश्ड द ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप. इन्होंने एक त्रिपक्षीय ग्रुप तैयार किया, ट्राइलेटरल ग्रुप, जिसके अंदर रसिया, यूक्रेन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE, इन इस ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप ने एक पीस मेकर का रोल प्ले करना शुरू किया. इन्होंने एक पीस प्लान तैयार किया और उसी के रिजल्ट के तौर पर सितंबर 2014 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ जिसे हम मिन्स्क 1 कहते हैं. मिन्स्क बेलारूस के अंदर, बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, मिन्स्क के अंदर ये साइन हुआ था, इसलिए इसको मिन्स्क प्रोटोकॉल कहते हैं. फिर फरवरी 2015 में मेमोरेंडम एंड पैकेज ऑफ मेजर्स, जैसे कि मिन्स्क 2 कहा जाता है, इन दोनों के आधार पर वहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश की गई. सो ये तो बात हो गई 2014-15 के घटनाक्रम. इसी 2014-15 में कई सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट भी किए गए. रसिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया, फिर ये G7 रह गया सिर्फ. उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज किए गए अमेरिका के द्वारा. वेस्टर्न यूरोप ने भी उनको बाइकआउट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये टेंशन एज इट इज़ बने रहे. तो 2014 में क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद ये स्थिति है कि जैसे ही अब इस मैप से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट, हमने देखा कि ये यूक्रेन है, यूक्रेन और ये इस तरफ ये रशियन रीजन है. तो जैसे ही ये डिस्प्यूट अराइज होता है वैसे ही ये जो रीजन है जिसको डॉनबास कहा गया है, 2 इसमें क्षेत्र हैं, एक है लुहांस्क और दूसरा है डोनेट्स्क. डोनेट्स्क और लुहांस्क, यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर रसिया के लोग, रशियन स्पीकिंग लोग हैं और ये रसिया को सपोर्ट करते हैं.
इसी तरीके से क्या है, क्रीमिया है, ये सभी रीजन अभी भी क्या है, वहाँ पर डिस्टर्ब रीजन है। डॉनटेक्स्ट, और यहाँ तो हमने देखा 2014 में फाइनली क्रीमिया को एनेक्स कर लिया गया रसिया के द्वारा। अभी जो स्थिति है वो ये है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क, जैसे डोनबास कहते हैं हम संयुक्त तौर पर, इस में कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो रशियन फेडरेशन का हिस्सा है। तो ये है मेन बोन ऑफ कंटेंशन। अब उक्रेन ये चाहता है कि ये जो क्षेत्र है वो उक्रेन का हिस्सा है और इसीलिए वो यूक्रेन के पास होना चाहिए। और यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट लोग हैं जिन्हें कि रसिया सपोर्ट करता है, उसको वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन रसिया कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रो रशियन सपोर्टर्स को आर्म्स, इम्यूनिशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते रहते हैं। तो इस तरीके से जो यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन है वो अभी भी क्या है, डिस्टर्ब है। और सदर्न रीजन में क्रीमिया के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। सो दिस इज द कंडीशन एज ऑफ नाउ कि ये डोनबास रीजन है। यहाँ पे जो मिलिट्री बिल्डअप है, यूज मिलिट्री बिल्डअप है, क्रीमिया के अंदर है। और यहाँ पे बेलारूस है, बेलारूस की तरफ से भी ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप है। इस तीन तरफ से अभी रसिया ने उक्रेन को घेरा हुआ है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे हम कि ये क्राइसिस का रीजन क्या है। हमने देखा कि जैसे ही यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ बेहतर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की कोशिश करता है, तो जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और फिर प्रोटेस्ट में दूसरे राष्ट्रपति बने वहाँ पे और उन्होंने ये कहा कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन, दोनों के बीच विवाद का जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कोल्ड वॉर इंस्टीट्यूशंस, उसमें नाटो 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था और नाटो की पॉलिसी में एक पॉलिसी है जिसे हम कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी ये कहती है कि यूरोप का कोई भी हिस्सा, कोई भी कंट्री अगर नेटो फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है, नेटो सिक्योरिटी अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र है और नेटो उसको शामिल करेगा। आर्टिकल 10 ऑफ नेटो स्टेट्स इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू एनी यूरोपियन स्टेट। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट बात यहीं पे है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन इज एस्पायरिंग टू बी अ मेंबर ऑफ द नाटो। यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है ताकि वो रसिया के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस क्रिएट कर सके। ये नेटो के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। नेटोज कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल, नेटो के प्रिंसिपल्स में एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि किसी भी एक कंट्री के ऊपर, यानी एक नाटो मेंबर के ऊपर अगर हमला होता है तो ये सभी नाटो कंट्री के, सभी नाटो के मेंबर्स के ऊपर हमला समझा जाएगा और वो एक दूसरे की मदद करेंगे। ये जो क्लॉज है ये रसिया के लिए असल में एक खतरा है। अब हम आगे की स्लाइड में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 1991 से जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कंटिन्यूअसली नाटो ने अपना एक्सपेंशन ईस्टर्न यूरोप में किया है। अब रसिया के क्या सिक्योरिटी कंसर्न है नाटो के एक्सपेंशन से? इट डज नॉट वांट, यानी रसिया डज नॉट वांट नेबर्स जॉर्जिया एंड यूक्रेन टू बी मेंबर्स ऑफ नाटो। रसिया नहीं चाहता है कि जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो का मेंबर बने। ऐसा करने से क्या होगा कि जो नाटो फोर्सेस हैं बिल्कुल रसियन बाउंड्री पर पहुंच जाएंगे और ये रसिया अपने आप को इससे थ्रेटेंड फील करता है या एक आर्म्स राइवलरी को क्रिएट करेगा और इस वजह से रसिया अपनी सिक्योरिटी की गारंटी चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड से, जहाँ पे कि उनको नाटो
से ये एश्योरेंस चाहिए कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। NATO to roll back its military presence and drills from Eastern Europe and Balkan Sea। ये भी डिमांड है कि नाटो का जो एक्सपेंशन हुआ है इस बार उसको वो वापस ले ले, और जो ड्रिल्स चल रहे हैं और ईस्टर्न यूरोप और ब्लैक सी में जो उसका प्रेजेंस है उसको वो कम करे। सिविल अनरेस्ट इन यूक्रेन बिटवीन its government and Russian-backed separatists in the Donbas region to be resolved through Minsk process। तीसरा जो डिमांड है रसिया का वो ये है कि जो डॉनबास रीजन में, यहाँ जो हमने आपसे डिस्कस किया, इस रीजन में जो सिविल अनरेस्ट हैं इसको समाप्त करने के लिए मिन्स्क प्रोटोकॉल के तहत क्या है इसको रिजॉल्व किया जाए, जो कि हमने देखा था कि जो नॉर्मंडी फॉर्मेट था उसके तहत मिन्स्क प्रोटोकॉल साइन किए गए थे। अब इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नाटो फोर्सेस की अभी की क्या स्थिति है और क्यों रसिया को ये कंसर्न फील होता है। आप देखिए, जो रसिया का मेन कंसर्न है वो ये कह रहा है कि जॉर्जिया को और यूक्रेन को आप नाटो में शामिल मत करो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंट्री अगर नाटो में, ये सारे जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है, नाटो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। इसमें कुछ यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं और कुछ सिर्फ नाटो के मेंबर हैं, राइट। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो एस्तोनिया, लातविया, ये सभी क्या है, पोलैंड, हंगरी, सभी नाटो के मेंबर हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रसिया अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि जो नाटो के फोर्सेस, पहले रसिया का अगर हम ये देखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्थिति थी, तो असल में सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर के स्टार्ट होती है तो जर्मनी के ईस्टर्न पार्ट तक रसिया का इन्फ्लुएंस था, और आज रसिया अपनी इस ग्लोरी को लॉस्ट फील करता है। लेकिन चूंकि व्लादिमीर पुतिन के लीडरशिप में रसिया का रिवाइवल हो चुका है, और इसलिए रसिया अपने फ्यूचर सिक्योरिटी को स्टेक पर नहीं रखना चाहता है, और रसिया ये चाहता है कि यूक्रेन और जॉर्जिया को किसी भी तरीके से नाटो के अंदर शामिल होने से रोका जाए, और अगर ये नाटो में शामिल होते हैं तो ये रसिया के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, क्योंकि वैसी स्थिति में नाटो के फोर्सेस थिएटर कमांड तक यहाँ तक आ सकते हैं, और ये स्थिति रसिया के लिए ठीक नहीं होगी स्ट्रैटेजिकली। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर करंट स्टैंड ऑफ, राइट। अब नाटो के अंदर क्या व्यू है अपने एक्सपेंशन को लेकर, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। नाटो के बारे में हमने आपको बताया था कि नाटो मोस्टली यूएसए, कनाडा और 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं इसके अंदर। पहले कम थे, बाद में एक्सपेंशन होते होते इस तरीके से 30 देशों का सदस्य, और ये क्या है, मिलिट्री अलायंस है। तो नाटो का जो कॉन्सेप्ट ही था वो सोशलिज्म के स्प्रेड को रोकने के लिए था। वैसे में रसिया नाटो के एक्सपेंशन से अपने आप को थ्रेटन्ड फील करता है, अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा महसूस करता है। तो नाटो के एक्सपेंशन को लेकर विद इन द यूरोप क्या व्यू है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जर्मनी और फ्रांस वो यूरोप के जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि वो यूक्रेन को शामिल ना किया जाए, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन वो चाहते हैं कि यूक्रेन को शामिल किया जाए, राइट। क्यों? क्योंकि जर्मनी और फ्रांस ये जानते हैं कि अगर रसिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को कंसीडर नहीं किया गया तो ये फिर से यूरोप के अंदर क्या है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। दूसरी बात ये है कि जर्मनी रसिया से गैस परचेज करता है। यहाँ पे आप एक लाइन देख सकते हैं जिसको हमने लिखा है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 ये दो स्ट्रीम हैं जो कि रसिया से सीधे सीधे गैस का सप्लाई जर्मनी को करते हैं। तो ये जर्मनी या यूरोपियन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रसिया क्या है, एक मेन सर्विस प्रोवाइडर है,
तो जर्मनी और फ्रांस ये चाहते हैं कि जो रसिया है उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाए, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति यहाँ पर अलग है। वो पुश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में जो रसिया है वो विड्रॉ कर ले। ये स्थिति चल रही है। तो अब हमें ये समझना है कि क्या जो करंट मिलिट्री बिल्डअप है वो वॉर के लिए है, या रसिया अपने आप को असर्ट कर रहा है, एक वार्निंग दे रहा है कि अगर नाटो का एक्सपेंशन उसके बाउंड्री तक होता है, यानी यूक्रेन और जॉर्जिया अगर नाटो में शामिल होते हैं, तो वैसी स्थिति में रसिया इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा और ये युद्ध का कारण बन सकता है। फिलहाल जो नाटो या अमेरिका की तरफ से कहा गया है, जर्मनी और फ्रांस कह रहे हैं कि इसमें जो डिप्लोमेसी है, डायलॉग है, बातचीत है, उसके थ्रू डिप्लोमेसी के तहत इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, कूटनीतिक बातचीत के दौर। जबकि अमेरिका और ब्रिटेन इकोनॉमिक सैंक्शंस की धमकी दे रहे हैं रसिया को। तो इस तरीके से ये करंट स्टैंड ऑफ बना हुआ है। स्थिति लगातार वोलेटाइल होती है और कई बार लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा तो अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन अगर जो एनालिस्ट हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस युद्ध से रसिया क्या हासिल करना चाहता है, तो वैसी स्थिति में ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये रसिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन है, जिसको कि रसिया सिक्योर करना चाहता है। और अगर रसिया को इससे सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से the Ukrainian crisis is not just about Ukraine alone, rather it is about drawing a red line for NATO. Red line for NATO का मतलब ये है कि रसिया ये कहना चाहता है कि NATO का जो एक्सपेंशन हो चुका है उससे आगे फर्दर नहीं होना चाहिए, और NATO का एक्सपेंशन अगर रसिया के बॉर्डर तक होता है तो वो रसिया के लिए एक कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है। और वैसे में रसिया के पास राइट टू डिफेंड का राइट है और रसिया किसी भी हद तक जाएगा, विच विल रीडिफाइनिंग द रूल्स नॉट ओनली फॉर द यूरोपियन सिक्योरिटी। सवाल ये है कि ये जो मुद्दा है आगे जाकर सिर्फ यूरोपीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बट इट विल हैव लार्जर रेमिफिकेशंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्डर। जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है, इंटरनेशनल जो बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें भी ये बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। एंड दी सीमरिंग राइवलरी बिटवीन दी ग्रेट पावर्स इन पर्टिकुलर, यानी हमने देखा है रिसेंटली कि रसिया और चाइना इस मुद्दे पर एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। तो एक नए इंटरनेशनल अलायंस की तरफ ये कहीं ना कहीं इशारा करता है, और कोई भी इंटरनेशनल अलायंस ग्रुपिंग ये वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो बेहतर यही होगा कि इसे डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो स्टैंड है वो भी यही है कि इसे डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए, कूटनीति से डिप्लोमेसी के थ्रू इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और भारत ने ये कहा है कि जो रसिया है और यूक्रेन है, इनके बीच बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से इसका हल निकाला जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट सिचुएशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।